हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कल हमने पढ़ा था मगध वंश के उत्कर्ष के बारे में कि मगध वंश पर किन किन राजाओं ने शासन किया था। तो उसमें सबसे अंतिम राजा था धनानंद, जो कि नंद वंश का था। और नंद वंश की हत्या करने के बाद, यानी कि नंद वंश की समाप्ति के बाद एक नए वंश का उद्गम होता है जिसका नाम है मौर्य वंश। और नंद की हत्या कर दी थी, धनानंद नंद की हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो अब उसके बाद बात करते हैं कि मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश आज से कम 2300 साल पुराना है, और जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। तो इसकी जानकारी हमें कुछ साक्ष्यों से मिलती है, अभिलेखों से मिलती है। तो सबसे बात करते हैं पहले साहित्य साक्ष्य की। तीन चीज़ों से इसकी जानकारी मिलती है वैसे: साहित्य साक्ष्य, विदेशी और पुरातत्व। तो साहित्य साक्ष्य क्या होता है? तो साहित्य होता है मतलब ऐसी पुस्तक जिसको पढ़ने से हमें एक समाज के आईना दिखे, उसे कहते हैं साहित्य। ठीक है, तो ये सबसे पहले मतलब अर्थशास्त्र था, उसके बारे में लिखा था। इस अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने। और बात करें पुराणों के बारे में, तो पुराण होते हैं हिंदू धर्म के ग्रंथ जिसके बारे में किसी राजा और किसी ऋषि मुनि के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, उसे पुराण कहते हैं। और मुद्रा से लिखी थी विशाख दत्त ने। और बौद्ध और जैन धर्म से भी हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। अब देखो, जैन धर्म का एक ग्रंथ है कपिल सूत्र। ठीक है, और कपिल सूत्र लिखा था भद्रबाहु ने। ठीक, भद्रबाहु ने। और भद्रबाहु ने ही दीक्षा दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की। तो एक दूसरे रिलेट है, तो इससे हमें जानकारी मिलती है जैन धर्म से कि मतलब मौर्य वंश के बारे में। अब बात करते हैं विदेशी विवरण के बारे में। तो देखो, पहले भी अभी भी विदेश से व्यक्ति घूमने आते हैं, और पहले भी विदेश से व्यक्ति भारत में आते थे। तो सबसे एग्जाम्पल के रूप पर हम एक व्यक्ति का नाम लेते हैं जिसका नाम है मैगनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजदूत बन के उसने भेजा। तो इसने यहाँ पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका, और इसके बारे में हमें पता चलता है मौर्य वंश के बारे में। अब सेल्यूकस निकेटर के बारे में बात हुई है, तो ये था सिकंदर का पूर्व सेनापति। ठीक है, जो कि सिकंदर आया था 326 में भारत पर आक्रमण करने। और ये कहाँ से आया था? तो ये आया था हिंदुकुश दर्रे से, हिंदुकुश पर्वत के खैबर दर्रे से। ये भारत में इसने एंट्री की थी काबुल जीतने के बाद, जो अफगानिस्तान जीतने के बाद। तो सबसे पहले तक्षशिला में लाए गए थे। तक्षशिला पर तो एक राजा का शासन था जिसका नाम था अम्बी। और इसने अम्बी ने अपनी आत्मसमर्पण कर दिया और इसकी गुलामी स्वीकार कर ली। उसके बाद यह आगे बढ़ा और झेलम नदी तक पहुंच गया। और झेलम नदी पर एक युद्ध हुआ जो कि राजा पोरस से हुआ था। राजा पोरस हार गए थे, तो आगे चला और एक ब्यास नदी पर आ गया। और यहाँ पर इसने कम से कम 19 महीने तक रहा, और यहीं से ये वापस लौट गया। मतलब इसने ब्यास नदी को पार नहीं किया, और अपना इसने सारा शासन, सारा राजपाट सौंप दिया था अपने सेनापति फिलिप को। ठीक है, फिलिप को सौंप कर ये चला गया था स्थल मार्ग से अपने घर पर। ठीक है, और ये 325 ईसा पूर्व में गया था, और बेबीलोन में इसकी हत्या, मतलब हत्या नहीं, मृत्यु हो गई थी 323 में। तब ये सिर्फ 23 वर्ष का था। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो जस्टिन था जो कि यूनानी विद्वान थे। वो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा, और सर्वप्रथम इसकी जानकारी का पता लगाया कि चंद्रगुप्त और सेंड्रोकोटस एक ही व्यक्ति हैं जिसका नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने पता लगाया कि एक ही व्यक्ति हैं चंद्रगुप्त और सेंड्रोकोटस। तो अब बात करते हैं आगे। तो देखो, अब तीसरा है पुरातत्व साक्ष्य। तो पुरातत्व साक्ष्य का मतलब होता है पुराने साक्ष्य। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, मौर्य वंश के शासनकाल में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें चलाई गई थी, तो उससे हमें पता चलता है। तो देखो, अशोक के अभिलेख से हमें पता चलता है
जूनागढ़ गिरनार जो अभिलेख है उससे ही पता चलता है, एक ही बात है। काली पॉलिश वाले मृदबांड जो कि इनके शासनकाल में चलाए गए होंगे उनसे पता चलता है। भवन इस पूर्ण निर्माण जो उन्होंने कराए हैं इनसे पता चलता है हमें मौर्य वंश के बारे में। और इनकी मुद्राएं के बारे में मुद्राओं से पता चलता है। तो देखो मुद्रा थी इनकी चांदी की और तांबे की, मिश्रित रूप से इनकी मुद्राएं बनी थी। और यहाँ पे भवन थे, स्तूप थे। स्तूप जानते हो क्या होता है? तो देखो स्तूप होता है एक मिट्टी का ऐसा एक ढेर, मान लो एक चबूतरा, जिस पर अस्थियों को रखा जाता है और उसके बारे में बताया जाता है। अस्थियों को मतलब एक रखने का स्थान, एक चबूतरा, मिट्टी का एक ढेर, उसी कहते हैं स्तूप। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और ये इनको 4 भागों में बांटा है, जो कि इनकी अलग अलग चीज़ें रखी जाती है, कपड़े अलग, चप्पल अलग में, मतलब बहुत अलग अलग, जो कि एक अलग ही टॉपिक है। तो इसकी मुद्रा की बात हो चुकी है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि मौर्य वंश के प्रथम राजा थे। तो इनका शासनकाल था 322 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व तक, और इनका जन्म हुआ था 340 में पाटलिपुत्र में। अब 322 ईस्वी से एक चीज़ याद आती है, जो कि प्रथम जैन धर्म की सभा हुई थी तो 322 ईसा पूर्व में हुई थी, और पाटलिपुत्र में ही हुई थी, और इनके शासनकाल में ही हुई थी, ठीक है। और स्थलभानु यहाँ के अध्यक्ष थे इस सभा के। तो बात करते हैं, इन्होंने धनानंद की मृत्यु कर दी थी, हत्या कर दी थी, हम पहले देख चुके हैं। और ये 322 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गए, जैसा कि अभी हमने बताया। और एक क्वेश्चन और है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के रूप में देख लीजिए कि बृहदकोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। मुझे अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये मैं बता चुका हूँ कि मतलब अभी नहीं बताया है कि चंद्रगुप्त का मौर्य का मतलब सेल्यूकस निकेटर के जो पूर्व सेनापति थे उससे युद्ध हुआ, जो कि सिंधु नदी किनारे पर हुआ, ठीक है। और इसमें सेल्यूकस निकेटर हार गए थे, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, और उसके बदले में इन्हें कांधार, बलूचिस्तान और काबुल इन्हें दान में देना पड़ा। अब देखो एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ तुम्हारे सामने, ये है कश्मीर, अब बन जाए जैसा, ठीक है। एक कश्मीर है, अब ये है स्वानो खाब दर्रा और स्वानो खाब ग्लेशियर, और यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। यह जम्मू कश्मीर, यहाँ से निकलती है चिनाब नदी, यहाँ से निकलती है झेलम नदी बड़ा लचक दर्रा से, और रोहतांग दर्रा से निकलती है जी, और यहाँ से निकलती है बगल से ब्यास नदी। और ये है ये कि सतलज नदी निकलती है यहाँ से राकस ताल से। तो सिर्फ यहीं तक आ पाया था सिकंदर, ब्यास नदी तक, और ब्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। और इसके बाद और यहाँ पे मतलब ये यहाँ की ईद वाली क्षेत्र थी, इन्होंने ये दान में दिए थे। जैसे कि यहाँ पे सिंधु नदी से काबुल नदी मिलती है, और काबुल नदी पर ही काबुल शहर बसा हुआ है, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। तो यहाँ पर है हिंदुकुश पर्वत, वहीं पर खैबर दर्रा, हिंदुकुश पर्वत में ही वहीं से आया था सिकंदर, यहीं से स्टार्ट सीधा आक्रमण, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ के जो क्षेत्र थे उसने मतलब दान में मतलब दहेज में दे दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने। और लोगों ने ये कहा कि मतलब यहाँ पे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से गुलामी से लोगों को आज़ाद कराया, क्योंकि सब यहीं पे शासन था, तो ये सब इसी के गुलाम थे सेल्यूकस निकेटर के। और इनके विवाह की सिर्फ एक ही व्यक्ति बताता है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था, जिसका नाम है एपियान्स। एपियान्स ही ने कहा है, सिर्फ इसी के में बताया है एक ही व्यक्ति ने, कि हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। और इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले कि सेल्यूकस निकेटर ने जो दरबारी भेजा था, राजदूत भेजा था, उसका नाम था मैग्निस्ट, और उसने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, और इसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोता कहा। अब बेचारे को संस्कृत समझ में तो आती नहीं थी, तो उसके मन में आया, उसने जैसा लिख दिया पालीब्रोता पाटलिपुत्र को, ठीक है। और पाटलिपुत्र ही चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। और बात करें पाटलिपुत्र की, तो यह कहाँ बसा था? गंगा और सोन नदी के तट पर।
जैसे कल हम बता चुके हैं इसके बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में, ठीक है। और जो सोन नदी है, तो सोन नदी पर ही बाणसागर परियोजना और रेंद परियोजना स्थित है, सोन नदी पर, ठीक है। और इसके बारे में बात हो चुकी है। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल पर आक्रमण किया और इसके बारे में जानकारी मिलती है मास्तान अभिलेख में, ठीक है। और इसने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया और इसकी जानकारी मिलती है एहनानूर और मरनानूर अभिलेख में, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनके काल में अकाल भी पड़ा था, अकाल पड़ा था इनके शासनकाल में, और उसकी जानकारी मिलती है सौगोर और मास्तान, मास्तान में 2 की जानकारी मिलती है। देखो, एक तो ये जिन्हें बंगाल पर विजय की थी उसके बारे में क्यों किए हुए, महाअभिलेख बंगाल में ही स्थित है। और एक तो ये, और एक अकाल पड़ा, इसकी जानकारी भी मास्तान से अभिलेख में ही मिलती है। और इसके अकाल पड़ा था। तो और अब बात करते हैं सोनूर ताम्रपत्र की, जो कि गोरखपुर में है। तो ये ब्रह्मलिपि में लिखा गया है। और ब्रह्मलिपि कैसी होती है मैं दिखा देता हूँ। ये है ब्रह्मलिपि, ये लिखा गया है ब्रह्मलिपि। और मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, आप समझ पा रहे हो तो देख लो एक बार अच्छे से। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर हो गई थी। और इन्होंने, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि नहीं बताया, एक बार और बता देता हूँ कि जैन धर्म की दीक्षा ली थी इन्होंने, जो कि भद्रबाहु से ली थी। और भद्रबाहु ने कपिल सूत्र की मतलब लिखी थी, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी थी। तो ये हुआ हमारा मौर्य वंश, मतलब मौर्य वंश नहीं, चंद्रगुप्त खत्म हो गए। इसके बाद कल हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एग्जाम स्टडी ऑनलाइन। हम ऐसे ही टॉपिक बनाते हैं, बिल्कुल एकदम पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ख़त्म।